नमस्कार। लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। मैं हूं ऋचा शर्मा, मेरा चैनल है भौतिकी और कॉन्सेप्चुअली हम अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखें, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में बहुत 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 फायदेमंद होगा। थैंक यू। लेक्चर 11 में हम फिर से अपने मेन पाठ्य पुस्तक के जो टॉपिक्स हैं उन पर आ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम कूलम का नियम पढ़ चुके हैं और कूलम का नियम हमें कहता है कि अगर आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2 किसी दूरी r से ये विस्थापित करके रखे गए हैं तो इनके बीच में आप बल लगा सकते हैं। सूत्र मिलेगा आपको Q1 Q2/r²। अब प्रॉब्लम क्या हुई, हमें तो बल का सूत्र पता था, फिर आपसे कहा गया भी बहुत सारे आवेश हो तो क्या करें, तो आपने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से सभी पेयर्स के बीच में लगने वाले बल को आप जोड़ करके किसी एक आवेश पर बल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें बल तो पते थे, लेकिन फिर हमें विद्युत क्षेत्र की जरूरत क्या पड़ी। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट किस कमी की वजह से हमने इजाद किया, तो इसके लिए आज का टॉपिक आप लास्ट तक जरूर देखिए। हमारे को समस्या क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश था +Q। इस पर जब हमने यहाँ पर एक दूसरा छोटा Q आवेश हम लेकर के आए तो हमने कहा +Q और Q आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। अब ये बल तो लगाएंगे, लेकिन बल लगाने के लिए हमने सोचा कि क्या Q इसको देखकर ही बल लगाता है या जब ये यहाँ नहीं था तभी कोई चीज यहाँ पर थी। जैसे कि हमने अगर मुझे ये पेन उठाना हो तो मुझे इसको अपने हाथ से टच करके फिर उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कोई आवेश हूँ और मेरे पास से कोई छोटा आवेश आया तो क्या मेरे हाथ तो है नहीं, मैं इसको जाकर के ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी या इसको ऐसे धक्का मारूंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे दूरी से ही इस पर अपना प्रभाव लगाने को पावर देती है, क्षमता देती है कि मैं इस चार्ज से, एक बड़ा चार्ज या कोई भी दूसरा चार्ज लूं मैं अगर, तो मैं इस चार्ज से कैसे इतनी दूरी से इंटरेक्शन कर सकती हूँ। क्या अगर हमने वो चार्ज मूव किया तो उसका प्रभाव वहां पे था कि नहीं था, इस आवेश का यहाँ पे प्रभाव था क्या, वो चला गया तो ऐसा क्या इसका प्रभाव सब खत्म हो गया। अगर आप देखें, ध्यान दें, तो अगर हम यहाँ पे Q1 आवेश लेके आए, यहाँ Q2 आवेश लेके आए, यहाँ Q3 आवेश लेके आए, मल्टीपल चार्जेस आप कहीं पर भी लेके आइए, ये +Q आवेश सभी के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा एक साथ। इसका अर्थ हमने सोचा कि अगर ये आवेश हटा भी दिए जाए तो भी क्या है, कोई प्रभाव है इस आवेश का जो यहाँ पर बचा रहता है। इसके आसपास के रीजन में, इसके आसपास के स्पेस में, क्षेत्र में इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव, चार्ज का क्या प्रभाव होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का किस पे होता है, अन्य आवेश पे। तो वो जो इसका प्रभाव है वो यहाँ पर बचा रहता है। इस क्षेत्र को जो आसपास रहता है दिखाई नहीं पड़ता ये क्षेत्र। जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश जब आता है आपके ऊपर गिरता है, आपको दिखाई नहीं देता है कि कहाँ है, लेकिन उसका प्रभाव से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम लाइट को, प्रकाश को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि ये वह ऊर्जा का रूप है जो हमें दृष्टि देता है, जो हमें देखने की शक्ति देता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि प्रकाश वास्तव में क्या है, हम ये कहते हैं कि प्रकाश क्या कर सकता है। जैसे प्रकाश इनविजिबल है, जैसे प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, वैसे ही विद्युत क्षेत्र भी इनविजिबल है, ये भी दिखाई नहीं देता। हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो दो तरह की वस्तुएं हम देखते हैं, एक तो है जो दृष्ट है, जो दिखती है, विजिबल है, और एक वो जो दिखती नहीं है, इनविजिबल है, एनर्जी है, सीधा एनर्जी की फॉर्म में। वो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो आसपास चार्ज के रहता तो है पर दिखाई नहीं देता, वह एक ऊर्जा का ही रूप है। और जब हम प्रकाश को पढ़ते हैं, पहले हम प्रकाश की कण प्रकृति पढ़ते हैं, फिर हम प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ते हैं, जब हम प्रकाश का प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं तब हमें ये पता चलता है, वहां जाकर हम आगे जाके और भी ये पता लगाते हैं कि जो प्रकाश है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वह खुद में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
एक ऐसी तरंग है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगातार कंपन करते हुए, लगातार दोलन करते हुए चलते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। तो हम ऊर्जा के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के आसपास वह क्षेत्र है जो किसी आवेश के उपस्थित नहीं होने पर भी, कोई आवेश नहीं है लेकिन इसका क्षेत्र यहाँ पर फैला रहता है। इस विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम जानना चाहते थे कि क्या चीज है, हम अपने आप को समझाना चाहते थे कि जैसे हमें ऐसे टच करके किसी चीज को उठाना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, वैसे ही कोई चीज तो होनी चाहिए जो हमेशा यहाँ एग्जिस्ट करे। जैसे ही कोई आवेश है उसके साथ में इंटरेक्शन करे, उसको भगा दे, उसको पकड़ के बुला ले, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है आसपास का आवेश का जिसमें उसका प्रभाव को महसूस किया जा सके, उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। अब दूसरा सवाल समझिए, जब हम परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे भाई? प्रभाव तो महसूस कर लेंगे, लेकिन विद्युत क्षेत्र या किसी आवेश का प्रभाव कौन अच्छे से महसूस कर सकता है? हम और आप तो कर नहीं सकते हैं। कौन कर सकता है? अन्य आवेश कर सकता है। इसीलिए जब भी हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, एक तो होगा हमारे पास स्रोत आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरा हम लेकर के आएंगे बाहर का एक छोटा सा आवेश जिसको हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश की विशेषता क्या होगी कि ये बहुत छोटा होगा, परिमाण में बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इतना छोटा हो कि इसके बड़े विद्युत क्षेत्र को ये प्रभावित नहीं कर सके। जिसका अध्ययन करें अगर वही प्रभावित हो जाएगा तो फिर अध्ययन कैसे हो पाएगा, है ना? इसलिए हमने क्या किया, परीक्षण आवेश के लिए पहले ही कह दिया कि ये एक तो धन प्रकृति का होगा और दूसरा बहुत ही छोटा होगा। तो अब हम लेते हैं अपने कूलाम बल का उपयोग। यहाँ पर कूलाम बल का उपयोग क्या है, ध्यान दें। F बराबर के कैपिटल Q, स्रोत आवेश हम कैपिटल Q ले रहे हैं, एक छोटा आवेश जो हम लेके आ रहे हैं उसको Q0 कह रहे हैं, और उन दोनों के बीच की किसी स्थिति की दूरी को हम कह सकते हैं r²। ठीक है, यहाँ इस सूत्र में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हैं जो हम विद्युत क्षेत्र के लिए अभी यहाँ पे यूज करेंगे। पहली चीज देखिएगा, अगर हम ये प्लस Q की आवेश की बात कर रहे हैं और अगर हम किसी बिंदु यहाँ पर P1, यहाँ P2 और यहाँ P3 की बात करें तो ध्यान देंगे, अगर आप R1 दूरी की बात करें तो तुलना में R2 के और तुलना में R3 के, R1 सबसे छोटी है, R2 से बड़ी और R3 सबसे बड़ी। इसका मतलब 1/r1² सबसे छोटा, 1/r1² सबसे बड़ा होगा, 1/r2² से छोटा और सबसे छोटा होगा 1/3r²। अब क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर ये आवेश बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, k बराबर है, तो जो F1 होगा वह F2 की तुलना में बड़ा होगा और F3 जो होगा वह सबसे छोटा होगा। ये फायदा हुआ। मतलब क्या होगा, जो प्रभाव है इसके रूप में, प्रतिकर्षण या आकर्षण के रूप में, वह प्रभाव जैसे जैसे आप बिंदु को क्लोज लाएंगे, P3 पर कम होगा वो प्रभाव, P2 पर बढ़ जाएगा और P1 पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली चीज हमें समझ में आती है कि विद्युत क्षेत्र के जो मान, जो भी प्रभाव है विद्युत क्षेत्र के अंदर, जो उसकी तीव्रता है, जो उसका प्रभाव है, वो कैसा है, दूरी पर जाने पर कम होता है, और जैसे 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 आप नजदीक आएंगे आपको वो प्रभाव कैसा होगा, बड़ा महसूस होगा। आप किसी आवेश को, ये धनावेश है, एक धनावेश को यहाँ लाएंगे, बड़ी मुश्किल से P3 तक लाएंगे और ताकत लगा के P2 पे लाएंगे, क्या बढ़ रहा है, इसका प्रतिकर्षण का बल बढ़ रहा है। इसीलिए हमें जो बल लगाना पड़ रहा है वो कैसा लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जैसे जैसे आप P1 की तरफ आ रहे हैं आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वह उसके मान जो है आसपास के क्षेत्र में वो बदलते रहते हैं। अब हमने तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अभी तक सिर्फ भावना की बात में की है। कैसे भावना बताई है, आवेश के आसपास का क्षेत्र है जिसमें उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। अनुभव तो फीलिंग होती है ना। अब फीलिंग से कैसे काम चले फिजिक्स में, फिजिक्स तो बोलती है भाई मेजरमेंट चाहिए, मापन चाहिए, और फीलिंग्स का मापन कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे भाई आज तो हम 20,000 यूनिट खुश हैं और आज हम 2 यूनिट खुश हैं। भाई खुशी रहना चाहिए, भले कम रहे भले ज्यादा रहे, लेकिन हम खुशी को माप नहीं सकते हैं। लेकिन हमें भौतिकी कहती है भाई मेरे को तो नापन चाहिए, मेरे को तो माप ही के दो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती बिना माप के। तो यहाँ पर हम एक नई राशि परिभाषित करते हैं और उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसका रूप
रेखा बना रहे हैं कि हमें क्यों चाहिए। देखिए विद्युत क्षेत्र जो है उसका प्रभाव जैसे जैसे आप आवेश के निकट आएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, उसकी तीव्रता जो है वो जैसे जैसे निकट आएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए हम एक नई राशि की इजाद करेंगे और उस राशि को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये तो होगी पहली बात। मैंने आपसे कहा था कि ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसने हमें ये बताया कि विद्युत क्षेत्र के मान आसपास के रीजन में परिवर्ती है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वो मान कम होता है, जैसे जैसे आप पास आते हैं उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। दूसरी चीज क्या बताता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि F जो है वह r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि F जो है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए जब हम यहाँ पर F और R के बीच में वक्र बनाते हैं, F और R के बीच में वक्र बनाते हैं, तो आप r स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। आपको वक्र कैसा मिलता है, इस प्रकार से ये आपको वक्र मिलता है। और ये वक्र कहाँ जाकर के इस अक्ष में मिलेगा, अनंत पर। r जब अनंत हो जाएगा तब ये जाकर के वक्र ऐसा इसमें मिल जाएगा। मतलब f कब 0 होगा, f टेंड्स टू 0 जब r टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब r के मान अनंत की ओर अग्रसर हो जाएंगे तब f के मान शून्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। मतलब जो प्रभाव है आवेश का वो कहाँ जाकर शून्य होगा, अनंत पर। किसी भी आवेश का प्रभाव कौन है, उसका बल, और उसका बल r स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जब r का मान अनंत होगा तब उस प्रभाव का मान शून्य होगा। और इसका अर्थ ये हम ले सकते हैं कि हम किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसको कहाँ तक विस्तृत मानेंगे, अनंत तक विस्तृत मानेंगे। ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चली। पहली चीज कि विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता दूरी पर होगी और इसीलिए हमें मापन के लिए एक नई राशि की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका खुद का विस्तार हम अनंत तक मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे r दूर जाएगा आदर्श रूप से हम कहेंगे अनंत तक ही विद्युत क्षेत्र का विस्तार बना जाएगा। आइए अब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता बढ़ लेते हैं। हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र जो भी है किसी भी आवेश का होगा, तो हम अगर बोल रहे हैं हमारा स्रोत आवेश क्या है, हमारा स्रोत आवेश प्लस क्यू है, इसका विद्युत क्षेत्र है। इसका अध्ययन करने के लिए हम एक बहुत छोटा आवेश, मैंने आपको पहले बता दिया है, एक धन आवेश जो कि बहुत छोटा इसका परिमाण है, हम इसको लेके आते हैं। इसको बहुत अल्प आवेश इसलिए माना गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं उस पर इसका विद्युत क्षेत्र कोई प्रभाव न डाले, और इसीलिए हम बिना रोक टोक बिना परेशानी के अध्ययन कर सके, इसलिए हमने इसको कैसा लिया है, एक तो धनावेशित लिया है और बहुत ही अल्प मान का लिया है। चलिए विद्युत क्षेत्र में स्थित इस प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु हमने मान लिया, मान लीजिए P है, इस P पर किसी इकाई धनावेश, अभी फिलहाल हम इसको बहुत छोटा आवेश मान रहे हैं, जब हम परिभाषा पे चले जाएंगे तो ये हम इसका इकाई मानने देंगे। देखिए इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल भी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। ठीक है, अगर हम माना Q0 कैसा है, एक अल्प धनावेश है और इसको हम कहाँ लाए हैं, इसको हम प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में लाए हैं, किसी दूरी r पर स्थित है और Q के कारण स्मॉल Q0 पर F बल लगता है। F बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा के अनुसार लगने वाला बल प्रति इकाई आवेश क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जो सूत्र हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए उपयोग में लाएंगे या हम जिससे पता लगा सके विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो वो है लगाया गया बल प्रति इकाई आवेश। जितना भी आपने छोटा लिया था अगर आप उसको बटे में ला रहे हैं तो वो पर यूनिट पे चला गया है ना। अब आप देखिए यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो सूचना मिलती है सूत्र से वह ये है कि यदि आवेश धन हो, धन प्रकृति का हो, तो जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। धनावेश पर बल की दिशा में ही
विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। और अगर आप ऋण आवेश लें तो ऋण आवेश पर बल की दिशा के विपरीत विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होती है। कब? जब हमारा जो स्रोत आवेश हमने कैसा लिया है, धन। इस प्लस क्यू के लिए जब हम इसके पास में कोई धनावेश लाएंगे तो अगर ये प्रतिकर्षण का बल इसको ऐसे दूर भेज रहा है तो यही बल की भी दिशा है, यही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। लेकिन अगर हम कोई माइनस आवेश इसके पास लाएं तो उस पर जब आप बल देखेंगे तो बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में। इस दिशा में होगा, तब भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा है वो कैसी होगी, इससे दूर जाती ही हुई होगी। क्योंकि हम बार बार दिशा दिशा कह रहे हैं, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश प्रकृति। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, बिल्कुल होगी सदिश, क्योंकि सीधे आपको किससे मिल रही है, बल से। बल स्वयं सदिश, विद्युत क्षेत्र भी सदिश हो गया है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कहीं कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो जैसा ये सदिश है वैसे ही आपको सदिश मिलेगा, बस दिशाओं का जो प्रभाव होगा वह इस क्यू की प्रकृति के अनुसार बदल जाएगा। दूसरी चीज, इसकी अगर हम मात्रक निकालें, इसका एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होना चाहिए, ध्यान देंगे, यहीं से मिल जाएगा। बल कितने में नापते हैं हम, न्यूटन में, और क्यू किस में नापते हैं, आवेश, कूलाम में। तो एसआई मात्रक कितना हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम या फिर न्यूटन कूलाम इनवर्स। इसके लिए कोई अलग से नाम हम नहीं देते हैं, जो ये नाम है वही चलता है। और आगे हम इसका एक और इकाई पढ़ेंगे, जब हम विभव पढ़ेंगे तब हम इसके लिए वोल्ट मीटर में इकाई देखेंगे। हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विमा निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए विमीय सूत्र निकालें तो भी हम उसी अपने इस सूत्र का उपयोग करेंगे जो यहाँ हमें मिला था। E का विमीय सूत्र बराबर F का विमीय सूत्र बटे Q का विमीय सूत्र। F का विमीय सूत्र होता है mL/T-2 और Q का विमीय सूत्र होता है AT, जहाँ पर A धारा का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर अगर आप मान रखें mL A-1 A ऊपर गया, T भी ऊपर गया, ऑलरेडी -2 था, एक और बढ़ गया -3। ये विमीय सूत्र है आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हमारे पास E सदिश बराबर F सदिश बटा Q था, इसीलिए हम F सदिश को लिख सकते हैं QE सदिश। इससे हम सीधा सा एक रेफरेंस लेते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत क्षेत्र को ऐसे रेखाओं से, तीर वाली रेखाओं से दिखाएं तो अगर इसमें आप कोई प्लस आवेश रखेंगे उस पर जो बल लगेगा वह उसी दिशा में होगा जो बल की, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। लेकिन अगर हम कोई माइनस आवेश रखें तो इस पर जो बल लगेगा वह बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, एक दूसरे से विपरीत होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए प्लस क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस क्यू से फर्क पड़ जाता है दिशा का, दिशा विपरीत हो जाती है सदिशों की। फिर अगर हम देखें, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आवेश से किसी अन्य आवेश, किसी भी आवेश से किसी पॉइंट पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, इस प्रकार से त्रिज्य दिशा में। तो अगर प्लस आवेश पर हम धन आवेश यहाँ कोई रखें, उस पर लगने वाला बल बाहर की ओर, इसीलिए हमेशा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। किसके लिए, किसी धन आवेश के लिए उसके विद्युत क्षेत्र का दिशा आप हमेशा किधर दिखा पाएंगे, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। लेकिन किसी ऋण आवेश के लिए आप विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे दिखा पाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा आप तब दिखा पाएंगे त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर। क्योंकि हमने जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ली है, विद्युत क्षेत्र लिया है, वो धन आवेश के, धन प्रकार के परीक्षण आवेश के अनुसार लिया है। इसलिए धन प्रकार का परीक्षण आवेश जब भी आप रखेंगे तो प्लस से सीधा त्रिज्य दिशा में दूर भागेगा, और अगर आप यहाँ पर रखेंगे किसी धन प्रकार के परीक्षण आवेश को, छोटे से आवेश को, तो वो त्रिज्य दिशा में इसकी ओर चलेगा। इसीलिए त्रिज्य दिशा में बाहर
बाहर की ओर धनावेश का विद्युत क्षेत्र, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र, त्रिज्य दिशा में आवेश की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई है। इसके आगे किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, किसी आवेशों के निकाय के लिए कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या चीज है, ये सब हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।